आइए देखते हैं हिंदी साहित्य की शुरुआत होती कैसे है और यह अपनी पूर्ववर्ती साहित्य अपभ्रंश से अलग कैसे होता है। क्योंकि जब हम खोजने का प्रयास करेंगे देखेंगे काफ़ी समय 7वीं 8वीं सदी से शुरुआत मानी जाती है हिंदी की। कुछ विद्वान 13वीं सदी से 12वीं सदी से 7वीं सदी से मानते हैं। 7वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक हम इस कालखंड को जब देखते हैं तो हिंदी और अपभ्रंश एक दूसरे से घुले मिले चलते हैं। एक प्रश्न उठता है कि हिंदी अलग कहाँ से हो रही है, हिंदी अपभ्रंश से अलग कहाँ से हो रही है। इसको देखते हैं, कुछ विद्वानों के मंतव्य हैं, उनको अलग अलग देखते हैं। तो हिंदी साहित्य की शुरुआत हम मानते कहाँ से हैं। एक अच्छे विद्वान हैं गणपत चंद्र गुप्त, उनका लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसमें उन्होंने दिखाया है हेमचंद्र 1088 से 1172 ने अपने प्राकृत व्याकरण में जिस ग्राम्य अपभ्रंश का उल्लेख किया है वह भी पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी का ही प्रारंभिक रूप प्रतीत होता है। तो जिस साहित्य को ग्राम्य अपभ्रंश कह के निरूपित किया गया है, यदि हम देखें तो वह भी कहीं न कहीं हिंदी के अंदर परिगणित किया जा रहा है हिंदी साहित्य के विद्वानों के अनुसार। अब हम यह देखेंगे कि हिंदी साहित्य के जो कुछ मूर्धन्य विद्वान हैं उन्होंने क्या पैरामीटर निर्धारित किए हैं कि अपभ्रंश से हिंदी के अलगाव की स्थिति कब से मानी जाए, अपभ्रंश से हिंदी के अलगाव की स्थिति कब से मानी जाए, क्योंकि वही हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जाएगी। तो हिंदी का उद्भव किन किन विद्वानों ने कब कब किस किस समय से हिंदी का उद्भव माना है। तो पहला जो क्रम है आता है 7वीं 8वीं सदी। तो 7वीं 8वीं सदी से शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंधु एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रभृति विद्वान मानते हैं कि हिंदी साहित्य की शुरुआत 7वीं 8वीं सदी से होती है। दूसरे टाइप के हैं 10वीं सदी से। ऐसे विद्वान जिन्होंने यह माना है हिंदी साहित्य की शुरुआत 10वीं सदी से होती है, उनमें हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और रामकुमार वर्मा। लेकिन आप रामकुमार वर्मा जी के इतिहास में देखेंगे तो ये भी 7वीं 8वीं सदी खींच कर हिंदी साहित्य को ले जाते हैं, वर्णन वहाँ शुरू करते हैं। भले मानते हैं कि हिंदी साहित्य की शुरुआत 10वीं सदी से होती है। अब 13वीं सदी से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानने वाले विद्वानों में हैं सुनीत कुमार चटर्जी, उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर नामवर सिंह और हजार प्रसाद द्विवेदी। जी ने अपना जो भक्ति काव्य प्रकरण लिखा, आदिकाल के बाद जब भक्ति काव्य प्रकरण में आते हैं द्विवेदी जी, वो उसके नीचे एक विशेषण लगाते हैं वास्तविक हिंदी साहित्य की शुरुआत। यदि आप हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजार प्रसाद द्विवेदी जी वाली किताब देखेंगे तो जहाँ वह हिंदी काव्य की शुरुआत करते हैं उसके नीचे एक विशेषण लगाते हैं वास्तविक हिंदी साहित्य की शुरुआत। इसका मतलब कहीं न कहीं हिंदी साहित्य को खींच के 13वीं सदी तक द्विवेदी जी ले जाते हैं। तो ये कुछ विद्वान रहे जो मानते हैं कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से होती है। और आप देखेंगे कि लगभग सबने माना, चाहे जब से हो, चाहे 7वीं सदी से माना हो, चाहे 10वीं सदी से माना हो, चाहे 13वीं सदी से माना हो, लेकिन हिंदी साहित्य को खींच के ले जाते हैं, अपभ्रंश काव्य से उठाते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं और ऐतिहासिक विकास को दिखाने के लिए अपभ्रंश से शुरुआत करते हैं और फिर हिंदी साहित्य तक आते हैं। तो हम कह रहे थे कि अपभ्रंश से हिंदी का अलगाव, अपभ्रंश से हिंदी का अलगाव वह किन किन तत्वों के आधार पे हम यह स्पष्ट करते हैं कि यहाँ से हिंदी शुरू होती है और यहीं से अपभ्रंश अब लगभग ख़त्म हो रहा है। पहली प्रवृत्ति है हजार प्रसाद द्विवेदी। हजार प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में दिखाया है कि तत्सम शब्दों का बाहुल्य, अपभ्रंश तद्भव शब्दों से युक्त है, अधिकतम अपभ्रंश में तद्भव शब्द पाए जाते हैं। द्विवेदी जी मानते हैं कि जहाँ से साहित्य में तद्भव के स्थान पे तत्सम शब्दों का बाहुल्य होना शुरू होता है, वहीं से धीरे धीरे अपभ्रंश अपने स्वरूप को खोता जाता है और हिंदी साहित्य अपना स्वरूप प्राप्त करता जाता है। द्विवेदी जी के ये प्रश्न पूछा जा सकता है प्री की परीक्षा में, मेंस में तो अनिवार्य है ही, और हम एलटी और जीआईसी के मेंस के लिए बातचीत कर रहे हैं कि कैसे कितना भर लिख देने से आपका काम चल जाएगा। तो कितना भर है,
थोड़े में, जिससे आपका काम चल जाए। और प्री के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि तत्सम शब्दों को हिंदी को अपभ्रंश से अलगाव की किसने माना है? हजार प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने माना है कि जब भाषा में परसर्गों का उदय हो जाता है, परसर्ग प्रयुक्त हो जाते हैं। इससे पहले हम देखेंगे संस्कृत पूरी तरह से श्लिष्ट भाषा थी। उसमें शब्द में, धातु में, शब्द में मिले हुए थे, परसर्ग और प्रत्यय मिले हुए रहते थे, अलगाव नहीं होता था। अपभ्रंश में कहीं कहीं अलगाव शुरू होता है और हिंदी में एकदम से अलगाव शुरू हो जाता है। संस्कृत में रामः मिला हुआ है, राम को, राम से, राम के, तो हिंदी में अलग हो जाता है। तो ये परसर्ग जब अलग होने शुरू हो जाते हैं, परसर्गों का बाहुल्य दिखने लगता है, तो हम मान जाते हैं कि यहाँ से हिंदी साहित्य की शुरुआत हो रही है, अपभ्रंश अपना स्वरूप छोड़ रहा है। और तीसरे विद्वान हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। इन्होंने सबको, हजार प्रसाद द्विवेदी को, रामस्वरूप चतुर्वेदी को, सबको समेकित कर दिया और इन्होंने 3 तत्व गिनाए हैं। 3 तत्व गिनाए हैं। पहला है क्षतिपूरक दीर्घीकरण। जब बीच के किसी आधे अधूरे वर्ण को हटाकर उसके स्थान पे किसी लघु को दीर्घ कर दिया जाए तो वहाँ क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति आती है। दूसरा है परसर्गों के प्रयोग की अधिकता। इन्होंने रामस्वरूप चतुर्वेदी के ही तत्व को उठा के रख लिया है। और तीसरा है तत्समीकरण, हजार प्रसाद द्विवेदी के तत्व को है यहाँ पे। इन तीनों को सम्मिलित रूप से इन्होंने माना है कि जहाँ ये तीनों प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं, वहीं से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जा सकती है और अपभ्रंश अपना स्वरूप धीरे धीरे होने लगता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात आता है बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में दिया है, अपभ्रंश को साहित्य के अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए या नहीं। इस पर विद्वानों के 3 मत हैं कि अपभ्रंश को हिंदी साहित्य में शामिल किया जाए या नहीं। पहले हैं जो मानते हैं अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। यदि आप अपभ्रंश को छोड़ते हैं तो हिंदी साहित्य की मूल को हम पकड़ नहीं पाएंगे। यह हिंदी साहित्य का अनिवार्य अंग है, इसलिए इसको पढ़ा जाना जरूरी है। इसके हैं राहुल सांस्कृत्यायन, गुलेरी जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे प्रबुद्ध विद्वान यह मानते हैं कि अपभ्रंश हिंदी साहित्य का अनिवार्य अंग है, इसे पढ़ा जाना अनिवार्य है। दूसरे विद्वान हैं जो यह मानते हैं अपभ्रंश हिंदी नहीं है, मानते हैं कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है, इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश को शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि हिंदी के निकट है तो हिंदी को जानने के लिए हमें अपभ्रंश के उस निकटवर्ती भाग को भी जानना अनिवार्य हो जाता है। इस कथन को जो है आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि क्योंकि है इसलिए हिंदी को पढ़ा जाना अनिवार्य है। और तीसरे पे आते हैं चूँकि व्याकरण की दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, चूँकि व्याकरण की दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से पूर्णतः भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इस मत को मानने वाले रामविलास शर्मा प्रभृति विद्वान हैं और ये लोग अपने अपने नज़रिए को लेके हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। तो ये अपभ्रंश से हिंदी के अलगाव की स्थिति को हम लोग इस तरह से देखेंगे और 120-200 शब्दों में आएगा, उतने में हम लोग इतना कर ले जाएंगे, इतने से हमारा काम हो जाएगा। धन्यवाद।